आप सभी को नमस्कार। स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के तहत हम जीएसटी पढ़ रहे हैं और जीएसटी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चार्ज ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी का प्रभार। किस तरीके से अलग अलग स्टेट्स के अंदर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी है, साथ में सेंट्रल लेवल पे एज अ होल जीएसटी किस तरीके से चार्ज किया जाता है, वो इस टॉपिक में अब हम पढ़ेंगे। एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे अब है, जहाँ पर एक एम्प्लॉय किसी कंपनी यानी ज़ॉलिडे नाम की कंपनी से कोई बुकिंग करवाता है और बुकिंग जो है होटल की होती है। तो जो वेंडर है वो अपने एप्लीकेशन के माध्यम से एक इनवॉइस ज़ॉलिडे को भेजता है और ये कंपनी जिस पर बुकिंग हुई है वो इनवॉइस की डिटेल्स कंपनी को भेजता है। कंपनी के पास जब ये इनवॉइस आ जाती है तो अपने आउटवर्ड सप्लाईज में इनपुट टैक्स क्रेडिट आसानी से ले पाता है इस पर्टिकुलर इनवॉइस के माध्यम से। तो गवर्नमेंट और कंपनी के बीच में ये इनवॉइस एक तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो है वो अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो इसी तरीके से पूरा सिस्टम जीएसटी का चलता है। अब ये जान लें कि कौन से टैक्सेस कहाँ पर लगते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इंट्रा स्टेट सप्लाई यानी विद इन स्टेट, तो अगर वो एक स्टेट के फॉर्म में है तो CGST प्लस SGST उस पर लगता है। यानी अगर 12% का जीएसटी का रेट है तो 6% CGST और 6% SGST। सेम अप्लाई होता है यूनियन टेरिटरीज पर भी, जिनमें लेजिस्लेचर जो है एप्लीकेबल है। जहाँ पर भी यूनियन टेरिटरीज है जिन पर लेजिस्लेचर अप्लाई होता है उन पे भी CGST और SGST हाफ एंड हाफ लगता है। अब यदि कोई यूनियन टेरिटरी जिस पे लेजिस्लेचर नहीं है तो इन दैट स्पेसिफिक केस SGST की जगह UTGST लगता है, यानी CGST प्लस UTGST यदि सप्लाई विद इन दैट सेम यूनियन टेरिटरी हो रही है तो। और अगर वो स्टेट या अगर वो यूनियन टेरिटरी के बाहर जाता है गुड्स या सर्विसेज तो वहाँ पर लग जाता है IGST यानी इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इंटीग्रेटेड जो IGST जिसे हम कहते हैं, CGST, SGST और UTGST, इनके फुल फॉर्म है सेंट्रल गवर्नमेंट GST, स्टेट गवर्नमेंट GST, यूनियन टेरिटरी GST और इंटीग्रेटेड GST। अब इसके बाद हम समझते हैं कि गुड्स में कौन से टैक्सेस लगाए जाते हैं। गुड्स के अंदर अगर हम रेट्स की बात करें तो 0%, 5%, 12%, 18%, 28% प्लस 28% एंड सेस, ये अलग अलग स्लैब्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फूड ग्रेन्स की बात करें तो उस पर 0% टैक्स है। स्पाइसेस, मस्टर्ड ऑयल जैसे मास कंज्यूम होने वाले प्रोडक्ट्स पर 5%, प्रोसेस्ड फूड पे 12%, सोप्स, ऑयल्स, टूथपेस्ट, रेफ्रिजरेटर, स्मार्टफोन्स जैसी चीज़ों पर 18% का GST, कार्स वगैरह पे या लग्जरी गुड्स जो होते हैं उन पे 28%, और लग्जरी कार्स हो जाएं या पान मसाला, टोबैको, एरेटेड ड्रिंक्स, इन पर और भी ज़्यादा GST तो लगता ही है 28% प्लस उस पर सेस भी लगाया जाता है। उदाहरण के लिए एक और पेज है जिस पे हम देख सकते हैं कि अगर ग्रेन्स हैं या सैनिटरी नैपकिन्स हैं या हल्ड सीरियल्स हैं तो इस पे निल रेट है GST का। सेमी पॉलिश स्टोन्स या कट स्टोन्स इन पर 0.25%, शुगर, स्पाइसेस, एडिबल ऑयल इन सब पे 5%, कंप्यूटर मॉनिटर, स्पेक्टिकल्स इन पे 12%, सोप्स, हेयर ऑयल्स एट्सेट्रा इन पे 18% और फाइनली एयर कंडीशनर्स जैसी चीज़ों पर 28%। साथ में गोल्ड जो है वो एक और आ जाता है सेगमेंट 5% के लिए ही। GST रेट यदि सर्विसेज की बात करें तो यही सेम रेट्स अलग अलग तरीक़ों से सर्विसेज पर भी लगते हैं। अगर हम रेगुलर सप्लाईज की बात करें जो कि एक आम जनता के लिए ज़रूरी है, जैसे प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना के अकाउंट्स खुलवाने के लिए सर्विसेज देना, इस पर कोई भी GST नहीं लगता, निल। अगर हम कैब जो है वो रेंट पे लें या सर्विसेज लें या एयर ट्रैवल के लिए जो है वो बुकिंग कराएं तो यहाँ 5%। अगर कोई मूवी टिकट है जो 100 रुपये से कम की कीमत रखती है तो 12% GST। अगर आउटडोर केटरिंग करवाएं या थिएटर का कोई परफॉर्मेंस हो तो 18% GST। अगर एम्यूज़मेंट पार्क या गो कार्टिंग वगैरह की बात करें तो उस पे लगता है 28% GST। सो सर्विसेज पे भी यही सेम रेट्स अलग अलग जो हैं वो अप्लाई होते हैं डिपेंडिंग ऑन वो किस स्पेसिफिक सिनेरियो में फिट होती हैं। नाउ GST का सेट ऑफ भी मिलता है, ये हम जानते ही हैं, और हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट में ये चीज़ जानी है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में जब भी GST का सेट ऑफ मिलता है तो पहले कौन से टाइप के टैक्स से उसका सेट ऑफ किया जाता है। अगर हम पे कर रहे हैं CGST तो CGST को जो भी आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है CGST का, उससे पहले सेट ऑफ किया जाता है।
क्योंकि आपको जब भी CGST अपने आउटवर्ड सप्लाईज पे पे करना है तो आपके पास कुछ इनवर्ड सप्लाईज में भी CGST रिमेन होगा, उसको आप उससे सेट ऑफ कर सकते हैं। यदि आपका CGST खत्म हो जाता है तो नेक्स्ट है IGST, इंटीग्रेटेड GST के थ्रू आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, पर आप कभी भी उसको SGST से सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से हम SGST की बात करें तो वही सेम प्रक्रिया लागू होती है, जहां SGST से पहले SGST का एप्लीकेशन होता है, सेट ऑफ मिलता है। सेकंड, आप IGST के थ्रू उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, और एक बार वो हो जाए उसके बाद आप CGST से उसका कतई क्रेडिट नहीं ले सकेंगे। IGST की बात करें तो IGST भी खुद सबसे पहले IGST से क्रेडिट लेता है, लेकिन इसमें फिर उसके बाद CGST का क्रेडिट मिलता है और उसके बाद SGST। तो यानी आपको पहले वो कंज्यूम करना पड़ता है, अगर वो खत्म हो जाए उसके बाद अगले स्टेज पे जाना पड़ता है। तो याद रखें, CGST से पहले CGST, फिर IGST, SGST से पहले SGST, फिर IGST, IGST से पहले IGST, फिर उसके बाद CGST, फिर उसके बाद SGST, यानी यही क्रम में जो है वो आपका सेट ऑफ आपको मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस में आपस में कोई भी सेट ऑफ नहीं हो सकेगा। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट येट बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट की प्रोविजन की GST के तहत, जिसे हम कॉम्पोजिशन लेवी कहते हैं। ये एक वॉलंटरी और ऑप्शनल स्कीम है, यानी इसमें कोई दबाव नहीं है कि किसी को इसमें जो है रजिस्टर करना ही होगा, क्योंकि इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो जो भी व्यक्ति इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहता है, जैसे कि कोई सलून सर्विसेज हैं, उनकी जो है बिज़नेस अब बड़ा हो गया है, लेकिन अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि वो इतना ज़्यादा GST उस पर अफोर्ड कर सकें, अपने कस्टमर्स को पास ऑन कर सकें, या कोई फोटोग्राफर है, या कोई मैकेनिक है जिसकी एक कार की वर्कशॉप है, या कोई डिज़ाइनर है, या फिर किसी की बुटीक है। तो इन दैट केस ये सारे बिजनेसेस कॉम्पोजिशन लेवी का फ़ायदा उठा सकते हैं। आखिर जानते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो इमेजिन करें कि एक बहुत बड़ा बिज़नेस है जिसका लाखों करोड़ों में टर्नओवर जा रहा है, और वो बिज़नेस जो है बहुत अच्छा चलता है। अब हमारा बिज़नेस तो बड़ा छोटा है उनके मुकाबले, हमारे ऊपर GST की एप्लीकेबिलिटी आज नहीं आती, हम सेल कर रहे हैं और कस्टमर्स भी हमें पसंद कर रहे हैं, और धीरे धीरे हमारा टर्नओवर बढ़ता चला जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब 40 लाख आपका बिज़नेस छू लेगा। अब 40 लाख पे आपको याद होगा GST में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है, तो अब ना चाह के भी हमें GST में रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा। जैसे ही हमारे 40 लाख एक साल में जो है वो टच हो गए, अब जैसे ही हम 100 रुपये का वो सामान बेचते थे, अब हमारे पे 18% का GST भी हमें ऐड करना पड़ेगा, और कस्टमर को वो प्रोडक्ट हमें बेचना होगा, तो वो बन जाएगा 118 का कस्टमर के लिए। अब वो कस्टमर जो हमसे 100 रुपये में ख़रीदता था, अब उसको ख़रीदना होगा 118 रेट पे। ऐसे करके कुछ कस्टमर्स हो सकता है आपके चले जाएं, या हो सकता है आपके बिज़नेस से ख़रीदना ना पसंद करें, क्योंकि आप अपनी मार्जिन पे तो हिट नहीं लेंगे। आप तो 100 रुपये का सामान था 100 में ही बेचेंगे, अब GST अप्लाई हो जाता है तो आप 18 रुपये और जोड़ देंगे। तो ये दिक्कत ना आए, इस वजह से हमने कॉम्पोजिशन स्कीम का फ़ायदा इन जो सप्लायर्स हैं उनको प्रोवाइड किया। तो इसका मतलब है उन्हें GST का अमाउंट तो लेना है, GST देना तो है सरकार को, पर उसका रेट जो है वो बहुत ही कम रहेगा। यानी कुछ समय के लिए आपको एक रियायत मिली है कि आप GST पे तो करेंगे पर बहुत ही कम रेट पे। पर अगेन कॉम्पोजिशन के फ़ायदे नुकसान आपके बिजनेस को होते हैं या नहीं होते हैं, वो आप डिसाइड करेंगे। सबसे पहला, कौन इस कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए जो है इसका विकल्प चुनने के लिए अलाउड है, किसे अलाउड होगा? तो सबसे पहले गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए अवेलेबल है। अगर हम सिर्फ गुड्स की बात करें तो असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर को छोड़कर जितने भी विशेष श्रेणी के राज्य हैं उन पे मैक्सिमम 75 लाख रुपीस के टर्नओवर तक कॉम्पोजिशन में रहने की का प्रावधान है। यानी वो अगर GST में रजिस्टर कराते हैं और उनका एक साल में जो है वो टर्नओवर 75 लाख नहीं हुआ, तो फिर उन्हें जो है रजिस्टर कराने की मतलब रेगुलर कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो कॉम्पोजिशन स्कीम में रह सकते हैं। बाकी सब राज्यों के लिए इसकी लिमिट डबल है, यानी 1.5 करोड़ रुपए। तो गुड्स की जब भी बात करते हैं तो टर्नओवर लिमिट जो है वो है 75 लाख रुपीस। कौन से स्टेट्स के लिए? नाम फिर से सुन लीजिए: अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। इन स्टेट्स में जो लिमिट दी गई है वो है 75 लाख रुपीस। यदि इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होता तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में रहने की जो है वो परमिशन है। उसी तरीके से बाकी स्टेट्स की बात करें, जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन सब में लिमिट जो है वो 1.5 करोड़ की है। विद इन 1.5 करोड़ अगर आपका टर्नओवर है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में रह सकते हैं। हाँ, इससे जैसे ही लिमिट बाहर जाती है आप कॉम्पोजिशन स्कीम से निकाल दिए जाएंगे और अब आपको रेगुलर सप्लायर की तरह जो है वो एक्ट करना होगा।
सर्विसेज की बात करते हैं तो सर्विसेज में अगर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपकी जो टर्नओवर है वो अगर 50 लाख से बाहर नहीं गया है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में रह सकते हैं। यानी गत वर्षीय जो टर्नओवर है आपका वो 50 लाख रुपीस को अगर क्रॉस नहीं करता तो कॉम्पोजिशन स्कीम में आप रह सकते हैं। अब इस कॉम्पोजिशन स्कीम को निकाला कैसे जाता है, तो इसका बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी देखा था जब हम 40, 20 और 10 लाख की लिमिट निकाल रहे थे कि सारे पैन नंबर्स जितने भी हैं भारत भर में आपके, उन सबको आप जोड़िए जहाँ जहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है जिन भी स्टेट्स में, और वहाँ के टर्नओवर के अंदर टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट्स और इंटरस्टेट सप्लाई, यानी वो सप्लाईज जिन पर टैक्स लगता है, वो सप्लाईज आपके जिन पर टैक्स नहीं लगता है, एक्सपोर्ट्स जो आप बाहर कर रहे हैं इंडिया से, और इंटरस्टेट यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो सप्लाईज करें, इन चारों को जोड़ दीजिए। और जोड़ने के बाद इसमें से जितना भी आपने जीएसटी का अमाउंट अगर इसके अंदर रखा हुआ है तो जीएसटी का अमाउंट तो इसमें हटा दीजिए क्योंकि वो टर्नओवर का हिस्सा नहीं है, वो तो टैक्स का हिस्सा है। और अगर आपने कोई ऐसे रिवर्स चार्ज के तहत कोई टैक्स पे किया है तो उसे भी आपको हटाना पड़ेगा, या आपकी कोई ऐसी इनवर्ट सप्लाईज ऐड हो गई हैं जो आपने रिवर्स चार्ज के तहत जो है वो खरीदी थी ना कि बेची थी, तो उन्हें भी आप इसमें से हटा देंगे। इनको जोड़ने के बाद ही देखा जाता है वो 1.5 करोड़ की लिमिट, वो 75 लाख की लिमिट और वो 50 लाख की लिमिट जिसके बारे में हमने अभी बात करी। और जो भी वैल्यू ऑफ सप्लाईज रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा दी जाती है, ये 1 अप्रैल से लेके जब तक वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल ना हो जाए उस दौरान जो है वो चेक की जाती है। यदि ये लिमिट के अंदर आते हैं तो कॉम्पोजिशन लेवी में बिल्कुल रह सकते हैं, उस स्कीम का बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।